सबके जय भीम, जय भारत। हम डॉक्टर इंदु चौधरी, लालगंज लोकसभा के प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी, चुनाव निशान हाथी। आप सबसे यह कहा चाहते हैं कि कब्बो केहू के भुलावे मत आइया, केहू भरमावे मत आइया। 5 किलो राशन आज मिलत है, काली ना मिली, लेकिन जनता तोरे साथ हमेशा रही, बाबा साहब तोरे साथ हमेशा रही, मान्यवर कांसीराम के मिशन मूवमेंट हमेशा रही। आपन मिशन मूवमेंट के कब्बो ना बेचे के, आपन वोट खाली आपन मान सम्मान स्वाभिमान खातिर आपन बहन जी के नाम पे देवे के चाहिए। बहन जी, ई कुल जौन है कि जनता के लोक लुभावने वादे जौन जनता के बीच में कियल जाते हैं, ई खाली चुनावी दौर है। लेकिन हमन समाज के मनई एक दूसरे के साथ सहयोग करे खातिर हमेशा संगे रहल जाए। तो आपन समाज के एकजुट करे खातिर, आपन मान सम्मान खातिर, खाली बहन जी के पीएम बनावे खातिर आपन वोट कहल जाए हाथी पे। 1 मई को एक नंबर बटन 25 मई के हम सबके दबावे के और अपन बहन जी के पीएम बनावे के रास्ता जौन है कि वो साफ करे के। जय भीम, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय आजमगढ़ से सटी हुई लालगंज लोकसभा सीट पर हूं। अनुसूचित जाति के लिए ये सीट जो है वो आरक्षित सीट है। यहां से जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, बहुजन मूवमेंट के लिए हमेशा फ्रंट लाइन में खड़ी रहने वाली, बीएचयू में अंग्रेजी पढ़ाने वाली प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। इंदु चौधरी को देश भर में लोग जानते हैं। बहुजन मूवमेंट में वो सबसे आगे अपने आप को रखती हैं। इंदु चौधरी जी से बात करने की मेरी दिली इच्छा थी, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में अगर इंदु चौधरी से बात ना होती तो ये चुनावी कैंपेन अधूरी थी। आज मैं मैम से बात करूंगा। मेरा भी बहुत दिली लगाव है कि मैम यहाँ से चुनाव जीतें। तो आज जो है यहाँ पर लालगंज लोकसभा सीट पर आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। मैं बात करने आया हूँ मैम से। तो मैम, आप यहाँ पे लगातार कैंपेन कर रही हैं, अनुभव कैसा रहा और माहौल आप तक आपने मतलब कैसी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं? देखिए, 21 मार्च को मेरा टिकट फाइनल हुआ और 29 तारीख से मैं फील्ड में हूँ। तो 29 मार्च से 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से आज हो गया 23 मई। ऑलमोस्ट 2 महीना होने जा रहा है जो हम फील्ड में है। जो लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है उससे मैं बहुत ज़्यादा आह्लादित हूँ। बहुत खुशी भी मिल रही है और एक जागरूकता जो महिलाओं में देखने को मिल रही है अपने वोट के प्रति, कि हम वोटिंग मशीन से वोट नहीं करेंगे, हम बैलेट पेपर से वोट करेंगे। ये जागरूकता मुझे कहीं और नहीं देखने के लिए मिलती। तो एक सजगता के साथ साथ जो प्यार और सम्मान का जो अनुभव हो रहा है वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहूँगी कि जनता जिस प्रकार से सम्मान दे रही है उसी प्रकार से इसको वोट में तब्दील करके अपनी इस बहन को अपना आशीर्वाद दे। और जो रुझान जो दिखाई दे रहा है क्षेत्र की जनता का, उसमें सर्व समाज के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। कोई ये नहीं कि एक अनुसूचित सीट है तो इसमें सर्व समाज के लोगों को वोट करना ही है। तो बीएचयू के प्रोफेसर होने का एक सबसे बड़ा लाभ यही है कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि बाकी जो प्रत्याशी हैं और जो आप यानी हम जो फील्ड में हैं, तो कह रहे हैं हमें चॉइस तो करनी ही है और ऐसे में हम बेहतर की चॉइस करेंगे जो शिक्षित प्रत्याशी हो, जो संसद में जा करके धड़ल्ले से बोल सके, जन समस्याओं को उठा सके। तो सर्व समाज का सपोर्ट मिल रहा है और अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि आप बीएचयू में प्रोफेसर थी, अचानक से ये हम लोगों को पता चला। आपने शायद 25 तारीख को बहन जी से मुलाकात की थी, 27 से 29 के आसपास आपका टिकट हुआ, फील्ड में आ गए। मतलब तैयारी पहले से थी या फिर ये अचानक सडनली चीजें मतलब ये हैपनिंग हो गई कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला लिया? सामाजिक रूप से सक्रिय थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा। मैं अपने कई बार अपनी जो मीटिंग्स में भी ये कहती आई हूँ कि मुझे राजनीति नहीं करनी, हाँ लेकिन मुझे राजनीति करवानी है। तो अब ऐसे में जब माननीय बहन जी से 21 मार्च को मुलाकात हुई तो उसी दौरान ये तय हुआ कि हम लालगंज लोकसभा से कंटेस्ट करेंगे। तो कोई ये सोचा समझा नहीं था, इत्तेफाकन ही था। लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि हमें ये फैसला और पहले ले लेना चाहिए। तो अच्छा लग रहा है कि जो है राजनीतिक अनुभव भी हो रहा है। तो सामाजिक अनुभव से राजनीतिक अनुभव थोड़ा सा ये भिन्न होता है कि आपको इसमें वोट की अपील करनी पड़ती है। तमाम ऐसी जगह जहाँ पहले लोग ये कोशिश करते थे कि मैडम ना नाराज हो जाए, मैडम के लिए कोई कमी ना हो जाए, एकदम जस्ट उल्टा हो जाता है पॉलिटिक्स में। प्रत्याशी को ये हर समय ख्याल रखना पड़ता है कि कोई नाराज ना हो जाए। तो ऐसे तमाम अनुभव हुए और इस 2 महीने में इतना परिपक्व हो गई हूँ कि कम से कम साधनों के बावजूद हमारी पूरी विधानसभा, 5 विधानसभा की सभी कमेटी ने जिस तरीके से सपोर्ट किया और अब एकदम चुनाव अंतिम दौर में है। आज अंतिम चरण, अंतिम जो दिन है चुनाव का प्रचार का, सब डटे हुए हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में। आज भी हम लोग रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क करने का प्लानिंग जो किया हुआ है, तो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों का सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं।
अच्छा, दूसरा एक चीज और है कि जब तक मतलब ये था कि चीजें एक पहले ये चल रहा था कि शायद बहन जी इंडिया गठबंधन में आके चुनाव लड़ेंगी, बहन जी का और कांग्रेस सपा का तीनों मतलब अलायंस में आएंगी। तो इस बार जो लड़ाई थी वो सरकार और वर्सेस जो है पब्लिक थी। तो इंडिया गठबंधन में जैसे जब बसपा नहीं आई तो इस बार भी सोशल मीडिया पर एक कहीं न कहीं नैरेटिव सेट किया जा रहा है और ये चीज़ें मतलब एक दिखाई जा रही हैं कि जो मुख्य लड़ाई है वो भाजपा वर्सेस इंडिया गठबंधन है। तो आप इस चीज़ को मतलब यहाँ पर आपने कैसे मेहनत की? कहीं पे आपको ऐसा लगता है आप इस चीज़ को यहाँ पर कैसे देख रही हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन हो या मोदी सरकार हो, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का सच दुनिया के सामने आया है, उससे ये चीज एकदम साफ तौर पे पता चल गई है कि बहन जी ने इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा ना रहने का जो फैसला किया है वो बेहद स्वागत योग्य है। क्योंकि सभी वो वाला कहावत है ना, हमाम में सभी नंगे, वही हालत है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने चुनावी बॉन्ड, चुनावी पत्र यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे तमाम कंपनियों से चंदा लिया। अकेली बहन कुमारी मायावती जी ऐसी नेता हैं जिन्होंने किसी भी कोई भी चुनावी पत्र यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कोई भी चंदा नहीं लिया। ऐसे में भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करने वाले लोग जब आखंड भ्रष्टाचार में स्वयं डूबे हैं, अकेली बहन जी ऐसी नेता दिख रही हैं जो कि भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जनता को भरमाया जा रहा है। लेकिन हम लोग जनता के बीच में इस सत्य को लेकर के जा रहे हैं, लोग जान रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये लग रहा है कि सही मायने में अगर जनता के हित में, समाज के हित में, देश के हित में अगर कोई नेता बिना किसी सहारे के अपने बहुजन समाज के एक जो बड़ा सहारा है, जो बहुजन वोट बैंक है, उसके सहारे बगैर किसी पूंजीपति या धन्ना सेठ के सहारे के अगर फील्ड में टिका हुआ है और आगे बहुजन मूवमेंट को लीड कर सकता है, देश की शासन सत्ता पे कब्जा कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है। बाकी सारे दावे पूरी तरीके से खोखले नजर आ रहे हैं कि आप कितना भी गठबंधन कर लीजिए, लेकिन भीतर भीतर तो सभी ए टीम और बी टीम आपसी गठबंधन चल रहा है। और ये चुनावी गठबंधन में जिस तरीके से भाषणबाजी आ रही है, भय उनको गठबंधन के बावजूद भय उनको बहन जी से ही हो रहा है। अटैक बीजेपी की बजाय बहन जी टारगेट पे आ रही। इससे साफ पता चल रहा है कि विरोधियों के बीच में बौखलाहट है और बहन जी एक सर्वमान्य नेता, पूरी देश की राजनीति में इकलौता ऐसा चेहरा है जो जिसको जनता स्वीकार कर रही है। उनके शासन, अनुशासन, प्रशासन सबको जनता स्वागत कर रही है और निश्चित रूप से परिणाम बेहतर मिलने वाले हैं। अच्छा, दूसरा ये है लालगंज जो सुरक्षित सीट है, यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, अतरौलिया, दीदारगंज, निजामाबाद और ये लालगंज और भी सीटें हैं। तो यहाँ पर इस समय जो है 2022 में समाजवादी पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें जो है वो जीत ली थी। हम लोग बीएचयू से आपको जानते हैं कि मतलब हमेशा गलत के खिलाफ आपने बहुत मुखर होकर के आवाज़ लड़ाई। जहाँ पर कम लोग होते हैं वहाँ आप चट्टान की तरीके से खड़ी रहीं। तो यहाँ पर जो है अभी इस समय हालात जो हैं, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं विधायक। तो इस चैलेंज को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्योंकि लगातार आप जो है 24/7 कैंपेन कर रही हैं। कल भी आप रात में सुनने में आया कि आप 4 बजे तक कैंपेन में थी। जी हाँ, रात दिन तो कैंपेन तो चल ही रहा है। देखिए, मेरे लिए इस बात को स्टैंड करना बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि ये देखिए कि माइनॉरिटी का वोट एक तरफा अगर जाता है तो 10 विधानसभा सीटें वो जीत करके दे देते हैं। लेकिन जिनके दम पे वो ये बात का दावा कर रहे हैं, उनका अपना ही वोट इंटैक्ट नहीं है और वो सारे मिलकर के एक सांसद नहीं चुन सकते। उपचुनाव की जो स्थितियां आई उससे खुद ही पता चल रहा है कि आपसी जो है मेलजोल दूसरे तरीके का चल रहा है। 10 विधानसभा चुन करके एक लोकसभा अपना निकाल पाई है अपना प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं ये घालमेल वाली राजनीति जो चल रही है, तो हमें इसको सच को दुनिया को, जनता को बताने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा और लोगों को समझने में भी बहुत फेयर नहीं लग रहा है। 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, उस दौर में भी देख लीजिए जो 15 सीटें गठबंधन ने निकाली, उसमें 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी की थी, उन 5 सीटें उनके अपने परिवार की सीटें थी। और इसके इतर जो बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें निकली, उसमें 3 सीटें माइनॉरिटी की थी। इससे साफ पता चल रहा है कि दलित और माइनॉरिटी खुल करके एक दूसरे के सपोर्ट कर रहा है। और यादव और माइनॉरिटी जिसका नैरेटिव सेट किया था और जिसके बारे में बताया जाता है, वो पूरी तरीके से खोखला जो है, एक खोखला नैरेटिव है बल्कि ये कहा जाए। तो जनता को भरमाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जनता एकदम सच जान रही है, देख रही है और ये चुनाव बहुत अच्छे से स्टैंड कर चुका है। और परिणाम आप देखिएगा 4 तारीख को जब आएंगे, तो जब गिनती होगी तो हमें ये देखना है कि वो गिनती किस नंबर तक पहुंचती है। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है, यहाँ संगीता आजाद जो है वो भाजपा में चली गई हैं, नीलम सोनकर चुनाव लड़ रही हैं, गठबंधन से दरोगा सरोज जी हैं, आप यहाँ बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। तो मैं यहाँ कल क्षेत्र में घूम रहा था, तो यहाँ लोग मुझे ये चीज़ बता रहे थे
कि इंदु चौधरी जो आई हैं वो प्रत्याशी बहुत अच्छी हैं, मतलब कह रहे थे लोग, इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। तो आपके फेवर में पब्लिक में ये नैरेटिव गया है कि इंदु चौधरी जी दूसरे प्रत्याशियों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा वोकल हैं। यहाँ पे जिस तरीके की मतलब कम्युनिटी है उनके आप इशूज़ बहुत रेज कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों पब्लिक से आपका अटैचमेंट किस तरीके से जुड़ रहा है, क्या चीज़ें आप मतलब देख रही हैं? अब हम लोग जो कि क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता पहले है ना, राजनेता हम बाद में। अभी अभी राजनीति तो मैंने 1 महीना 2 महीना पहले ही ज्वाइन की। तो जो क्षेत्र की समस्या है, हम क्षेत्र के वासी होने के नाते उसको उस नजरिए से देख रहे हैं, और आज भी हम उसको उसी नजरिए से देख पा रहे हैं कि जब हम क्षेत्र में खुद ही घूम रहे हैं, सड़कों का इतना बुरा हाल है कि ऐसा लगता है कि बेल्ट लगाने की नौबत ना आ जाए। तो ऐसे में जनता के जो मुख्य मुद्दे वो यही है कि भाई यातायात तो आप सुलभ कराइए, एजुकेशन का हालत देख रहे हैं कि आप प्राइमरी टीचर्स तो आपने नियुक्त कर दिए, लेकिन स्टूडेंट्स का लेवल, उसमें स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो वो उस उतने टीचर्स को सैलरी और नौकरी का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे तमाम जो क्षेत्रीय मुद्दे थे जो हम लोग देख रहे थे, और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज नहीं, यहाँ कोई रेफर हो, कोई ट्रॉमा हो जाता है ऐसा, या तो आप लेके आजमगढ़ भागिए, चक्रपालपुर पीजीआई भागिए, बीएचयू भागिए, जौनपुर भागिए, सब इधर उधर भागते हैं। तो लालगंज का जो मेन क्षेत्र है, जैसे निजामाबाद है या फूलपुर है, इस जगह पे कोई एक बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पे क्षेत्र की लोकल अगर कोई इस तरीके का ट्रॉमा होता है या बड़ी बीमारी होती है तो उसका क्षेत्रीय लेवल पे ही जो है निराकरण हो सके, अपना यहीं पे आदमी की रीच में हो सके। और इस तरीके के जो मुद्दे हम लोग पहले भी सोच रहे थे, अब क्योंकि राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिला है तो बेहतर तरीके से इन सारे मुद्दों को हम जनता के सामने पेश कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि जनता खुद एसोसिएट कर रही है। हम कहा भैया ये सड़कियां ना बनी, कहिया ले ना बनी, कहे तू बनती है सांसद तू बना, हम कहीं प्रधान काम है, पहले चल के प्रधान के अपन टोका, ये प्रधान के चुनाव ना हम लड़ाते, पहले प्रधान की टाइट करा, अगर तू ना टाइट कर तो सांसद ही जीते के बाद हम ही आए। तो अब आप उनसे उनके क्षेत्रीय मुद्दों को उनको समझाइए ना कि आपको सड़क जो बनाना है, जो गांव के बीच के खड़ंजा बिछना है, ये गांव ये ग्राम प्रधान का है। अगर आबादी का मकान नहीं मिल रहा है तो ये ग्राम प्रधान का काम है, तो उनको उनके काम डिप्यूट करना है। ये बातें हम पहले भी बताते थे, आज भी बता रहे हैं। अब क्योंकि बसपा का प्लेटफॉर्म एक अपने आप में बड़ा ही प्लेटफॉर्म होता है, और जिसके ऊपर बहन जी का आशीर्वाद हो जाए तो उसके तो वैसे भी वो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का सफर तय कर लेता है, इतना उसका सामर्थ्य हो जाता है। तो जनता का जो है एक तरीके से कही अपेक्षा भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, और उन अपेक्षाओं को हम लोकल लेवल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जनता हमसे ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पा रही। कोई लाग लपेट नहीं है, कोई चुनावी जुमला नहीं फेंक रहे हैं, कोई वादा नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पहले ये काम होवे चाहिए, उसके बाद देखल जाएगी का चीजें हो। तो एक विश्वविद्यालय बनाने का भी हमारा प्लान है कि वही मैं क्वेश्चन कर रहा था कि आप जो है पब्लिक रैलीज कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, तो आप दो चीजें ज्यादा रेज कर रही हैं। एक तो आपने बोला है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपने यूनिवर्सिटीज को लेकर के बोला है। दो आपके बड़े इशू हैं। इंदु चौधरी दोनों इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा रेज कर रही हैं, पब्लिक के बीच में उठा रही हैं। 4 जून को आप जीत को लेकर के कितनी ज्यादा आश्वस्त हैं, हम लोग जो है क्या सोचें? देखिए, हार जीत तो जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, बहुत ना खुश होने की जरूरत है, ना बहुत निराश होने की जरूरत है। कोई तो प्रत्याशी जीतेगा और कोई तो हारेगा। चुनाव में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करके भी जनता का जो प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है, वो करोड़ों रुपया खर्च करने वाले लोग भी नहीं पा सकते। हम बहुत मिनिमम संसाधनों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपनी विधानसभा कमेटी को भी बार बार हाथ पैर जोड़ करके, या जो भी उनका सपोर्ट है उस तरीके से करके अपना जो भी काम है वो सब चल रहा है। अपना ये बहुजन मूवमेंट और बहुजन मिशन जो मान्यवर साहब कैडर खड़ा करके गए हैं, ये उसकी देन है कि हम ये लोकसभा चुनाव इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से हमने स्टैंड कर लिया। तो बगैर जो है साधनों के, लेकिन जो कैडराइज लोग हैं और विधानसभा कमेटी है, इन सबके सहयोग से इतने अच्छे से ये चुनाव हम लड़ पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा रुपया पैसा खर्च करके भी आप वो नहीं पा सकते जो कि हम बहुत सीमित संसाधनों में जनता का प्यार और दुलार पा सक रहे हैं। तो हार और जीत तो 4 तारीख को तय होगी, लेकिन ये जनता का प्यार सम्मान जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मिल रहा था, राजनीति में आने के बाद ये डबल ट्रिपल कई गुना जो बढ़ गया है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की सदैव आभारी रहूंगी। आपकी बेटी हूँ, आपके बीच में हमेशा रहूंगी। हार और जीत का फैसला तो 4 तारीख के बाद ही तय होगा। तो ये इंदु चौधरी जी हैं, मेरी बहुत दिली तौर पे शुभकामनाएं हैं। इंदु मैम जो है यहाँ लालगंज से चुनाव जीते हैं। 15-17 साल इन्होंने प्रोफेसरी बहुत कर ली। हम लोग चाहते हैं अब एकेडमिक में हट करके ये लोकसभा जाएं। लोकसभा में जो है वहाँ बहुजन समाज की आवाज़ जो है गूंजनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज में जो है
बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उन नेताओं की बहुत सख्त जरूरत है जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज़्यादा सोशल कॉन्शियसनेस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो समाज में बहुजनों के हित, बहुजनों के अधिकार और हुकूक को लेकर के संघर्ष करते हैं। ऐसे लोगों का संसद में पहुंचना बहुत जरूरी है। आप भी इंदु चौधरी का खुले दिल से सपोर्ट करिए। इंदु चौधरी जी लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं लालगंज से। मेरी कोशिश है, उम्मीद है लोग समर्थन करेंगे और इंदु चौधरी जी 4 जून को यहाँ से भारी मतों से जीत करके संसद में जाएंगी। आपसे अपील है, भारत को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।